13 अप्रैल 1970 अपोलो 13 के अंदर सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था। कमांडर जिम लोवेल अपनी सीट पर थे। जैक स्वैगर्ट एक रूटीन बटन प्रेस करते हैं और फिर स्पेसक्राफ्ट जोर से झटका खाता है। एक लम्हे के लिए सब कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर अलार्म चीखने लगते हैं, लाइट्स ब्लिंक करने लगती है। लोवेल जब खिड़की से बाहर देखते हैं तो उनकी सांस और सूखने लगती है और वो देखते ही समझ जाते हैं कि कुछ बहुत बुरा हो चुका है। कुछ ही सेकंड्स में उन्हें पता चलता है कि उनका ऑक्सीजन सिस्टम भी फेल हो रहा है। वो अर्थ से इतनी ज़्यादा दूर थे कि मदद का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। और उस लम्हे उन्हें समझ आ जाता है कि अब ये कोई मून मिशन नहीं रहा, बल्कि ये एक सर्वाइवल मिशन बन चुका है। 1960s का जमाना था। कोल्ड वार अपने पीक पर थी और यूनाइटेड स्टेट और सोवियत यूनियन स्पेस में एक दूसरे से रेस कर रहे थे। इस रेस को कहा जाता है स्पेस रेस, मतलब कि स्पेस में पहले कौन जाएगा। और इस रेस का फाइनल गोल था कि मून पर पहला कदम आखिर कौन रखेगा। लेकिन एक बात जो अक्सर लोग भूल जाते हैं वो ये कि नासा के लिए सफर बिल्कुल भी स्मूथ नहीं था। जैसे कि अपोलो 1 ये एक ऐसा मिशन था जहां 3 एस्ट्रोनॉट लॉन्च से पहले ही कैप्सूल में आग लगने से मर जाते हैं। लेकिन इस ट्रेजेडी के बावजूद भी नासा रुकता नहीं है। उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा और फिर आया 28 जुलाई 1969 नासा की पहली मून लैंडिंग, जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पर अपना पहला कदम रखा। इसके बाद अपोलो 12 एक और सक्सेसफुल मून लैंडिंग। अब नासा को लगने लगा था कि वो लोग स्पेस के बादशाह हैं। जब सक्सेस बार बार मिलती है तो इंसान अमूमन ओवर कॉन्फिडेंस में आके कोई ना कोई गलती कर देता है, और यही हुआ अपोलो 13 के साथ। इस बार भी पहले की तरह नासा कॉन्फिडेंट था, एस्ट्रोनॉट्स रिलैक्स थे। इस मिशन का ऑब्जेक्टिव बिल्कुल सिंपल था कि मून के एक स्पेसिफिक एरिया में लैंड करना है जिसे फ्रेमेरो रीजन कहा जाता है। यह जगह साइंटिफिकली बहुत इंपॉर्टेंट थी क्योंकि साइंटिस्ट यकीन करते थे कि यहाँ चांद के वो पत्थर मौजूद हैं जो बिलियंस ऑफ ईयर पहले एक बड़े एस्ट्रॉइड के टकराने से जमीन की सतह पर बिखरे थे, और इन्हें असल में पढ़ के साइंटिस्ट मून और सोलर सिस्टम का पास समझना चाहते थे। लेकिन यहाँ मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। चांद पे तीसरी दफा कदम रखना अब लोगों के लिए बोरिंग हो चुका था। दुनिया को लगा कि चांद पर जाना बिल्कुल नॉर्मल हो गया। यहाँ तक कि अमेरिकन गवर्नमेंट को भी लगने लगा था कि बिलियन ऑफ डॉलर स्पेस में इन्वेस्ट क्यों किए जाएं, जब आखिर जमीन पर इतने मसले हैं। यहाँ तक कि जब अपोलो 13 लॉन्च होने वाली थी तो किसी भी बड़े टीवी ने उसको ब्रॉडकास्ट नहीं किया था, बल्कि अपोलो 13 के एक्सप्लोजन से पहले टीवी पर फुटबॉल मैचेस और ड्रामास चल रहे थे। लेकिन जैसे ही एक्सप्लोजन की न्यूज आती है सारी दुनिया की नजरें दोबारा नासा पे जम जाती हैं। खैर, इस मिशन के लिए नासा ने 3 एक्सपीरियंस एस्ट्रोनॉट्स को सिलेक्ट किया था। 42 इयर्स के कमांडर जिम लोवेल, ये उनका चौथा स्पेस मिशन था। वो अपोलो 8 में भी साथ शामिल थे। लूनर मॉड्यूल पायलट फ्रेड हैज और कमांड मॉड्यूल के पायलट जैक स्वैगर्ट, जिसे मिशन शुरू होने से कुछ देर पहले टीम में शामिल किया गया था। वैसे यहाँ पर एक ट्विस्ट भी है। इस मिशन में जैक स्वैगर्ट शुरू से साथ शामिल नहीं थे। इससे पहले एक और एस्ट्रोनॉट थे और उनको इनकी जगह रिप्लेस किया गया था। मिशन को शुरू हुए 55 आवर्स 54 मिनट हो चुके थे। सब कुछ इतना नॉर्मल और इतना बोरिंग था कि एस्ट्रोनॉट ने सोचा कि क्यों ना दुनिया को एक लाइव टीवी पर आके सब कुछ दिखाया जाए। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि पब्लिक इंटरेस्ट बहुत ही ज़्यादा कम था, तो किसी भी टीवी चैनल ने इस चीज़ को ब्रॉडकास्ट नहीं किया था। खैर, शो ख़त्म होने के कुछ देर बाद 13 अप्रैल रात के तकरीबन 10 बजे ग्राउंड कंट्रोल से इंस्ट्रक्शन आती है कि सर्विस मॉड्यूल में मौजूद ऑक्सीजन टैंक 2 को स्टीयर करो। ये एक बिल्कुल रूटीन का प्रोसेस है। नॉर्मली स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स को रेगुलरली ये काम करना होता है ताकि ऑक्सीजन प्रॉपरली मिक्स रहे और सेंसर एक्यूरेट रीडिंग देते रहें, जो पहले भी कई मिशंस में किया जा चुका था। खैर, इस इंस्ट्रक्शन के बाद जैक स्वैगर्ट ने कॉपी कहा और एक बटन दबाया। बस यही वो लम्हा था जब एक जोरदार धमाका सुनाई। स्पेसक्राफ्ट ऐसे हिला जैसे उसे किसी ने ठोकर मारी हो। अब यहाँ एक मजे की बात सुनो। एस्ट्रोनॉट को लगा कि शायद कोई छोटा मोटा पत्थर उनसे टकरा गया हो। उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि सर्विस मॉड्यूल में मौजूद ऑक्सीजन टैंक फट चुका है। अलार्म बजने लगे। जैक स्वैगर्ट ने अपने वो मशहूर अल्फाज कहे, वी हैड अ प्रॉब्लम। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह थी कि सबको लगा कि कोई ना कोई सेंसर ही खराब होगा। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि अलार्म बज भी सकते हैं। उन्हें लगा कि कोई ना कोई और वजह होगी। मगर जब कमांडर जिम लोवेल ने बाहर देखा तो उनका खून खुश्क हो गया। वो कहते हैं कि हमें बाहर कोई वेंट लीक होता हुआ दिखाई दे रहा है और ये कोई गैस है जो बहुत तेजी से स्पेस में लीक हो रही है। असल में जब टैंक 2 फटा था तो ये धमाका इतनी शिद्दत का था कि उसने पूरा सरफेस मॉड्यूल की एक साइड ही बाहर उखाड़ के फेंक दी और वो टैंक फौरन खत्म हो गया। और अब इसके फटने से लोहे का टुकड़ा जो फोर्सफुली बाहर निकला था
उसने साथ पड़े हुए टैंक 1 के पाइप्स को भी डैमेज कर दिया था, जिससे बहुत तेजी से गैस लीक होना शुरू हो गई थी। और इस हादसे के बाद गैस लीक होने का मतलब था कि अगर यह हादसा कोई छोटा हादसा भी हुआ और स्पेसशिप बच भी गया तो ये लोग ऑक्सीजन की कमी से मारे जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस धमाके से सिर्फ एक टैंक डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, बल्कि पूरे का पूरा सर्विस मॉड्यूल ही डैमेज हो गया था। इस एक्सप्लोजन के बाद ऑक्सीजन रैपिडली स्पेस में लीक होने लगा था। नासा और एस्ट्रोनॉट दोनों को समझ आ गया था कि ये अब कोई नॉर्मल प्रॉब्लम नहीं है और अब इस मिशन का ऑब्जेक्टिव मून लैंडिंग रहा भी नहीं है, बल्कि अब इसका मिशन सर्वाइवल मिशन बन चुका है। कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ एक टेक्निकल फेलियर था, लेकिन इसका एक दूसरा पर्सपेक्टिव भी है। वो ये है कि ये सारे का सारा ओवर कॉन्फिडेंस का नतीजा था। खैर, इस हादसे के बाद जो सबसे पहली चीज इफेक्ट हुई थी वो थी ऑक्सीजन। स्पेस में ऑक्सीजन सिर्फ सांस लेने के लिए यूज नहीं होता। अपोलो एयरक्राफ्ट में फ्यूल सेल्स ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को कंबाइन करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है और साथ ही पानी भी प्रोड्यूस होता है। अब जैसे जैसे ऑक्सीजन कम होने लगी थी, फ्यूल सेल्स बंद होने लगे और बिजली की सप्लाई अनस्टेबल होने लगी थी। अब सोचो कि एक स्पेसशिप में इलेक्ट्रिसिटी का क्या रोल होता है। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी के बगैर नेविगेशन सिस्टम काम नहीं करता, कम्युनिकेशन वीक हो जाती है, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम फेल हो जाता है और सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है कि गाइडेंस सिस्टम बिल्कुल अनरिलायबल हो जाता है। अगर मैं आपको आसान लफ्जों में कहूँ तो इलेक्ट्रिसिटी के बगैर स्पेसक्राफ्ट एक ड्राफ्टिंग ऑब्जेक्ट बन जाता है जो स्पेस में घूम रहा होता है। अब यहाँ एस्ट्रोनॉट और नासा के इंजीनियर्स के जहन में सिर्फ एक ही सवाल आता है कि आखिर वापसी का क्या रास्ता है, क्योंकि अब ये मिशन को मून लैंडिंग का मिशन नहीं बचा, ये एक जिंदगी बचाने का मिशन बन चुका है। और अब यहाँ उन्हें एक डिसीजन लेना था कि उन्हें कमांड मॉड्यूल से ल्यूनर मॉड्यूल में शिफ्ट होना चाहिए। लेकिन इस डिसीजन को समझने के लिए एक चीज समझना बहुत जरूरी है। अपोलो 13 कोई एक सिंगल पीस जहाज नहीं था, बल्कि ये 3 बड़े पीसीस पर मुश्तमिल था जो कि आपस में जुड़कर एक पूरा सेटअप बनाते हैं, जिसको CSM-LM कहा जाता है। इसमें सबसे ऊपर होता है कमांड मॉड्यूल, ये उनका मेन कंट्रोल रूम है। ये कोन शेप्ड हिस्सा है जहां एस्ट्रोनॉट्स रहते भी हैं। अब ये मॉड्यूल यूज होता है लॉन्च के वक्त और री एंट्री के वक्त। इसके अंदर सारे कंट्रोल्स पैनल्स, बटन, स्विचेस, नेविगेशन और 3 एस्ट्रोनॉट्स के लिए सीट्स भी हैं। और यही वो हिस्सा है जो कि हीट शील्ड भी है, यानी 5000 डिग्री फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर बर्दाश्त कर सकता है। लेकिन अब उसकी पावर बचाना बहुत ज़रूरी थी, वरना री एंट्री इम्पॉसिबल हो जाती। इसके नीचे होता है सर्विस मॉड्यूल। इसमें ऑक्सीजन टैंक, बिजली बनाने के लिए फ्यूल सेल्स और मेन इंजन लगा हुआ था और ब्लास्ट भी यहीं हुआ था। अब मैं आपको एक हिडन रियलिटी बताता हूँ कि अगर ये सर्विस मॉड्यूल फेल होता तो बाकी दोनों मॉड्यूल्स यूजलेस हो जाते हैं, यानी उनका मेन लाइफ सपोर्ट सिस्टम ऑलरेडी फेल हो चुका था। और तीसरा होता है लूनर मॉड्यूल। ये सिर्फ मून पर लैंडिंग के लिए बना हुआ था, ना इमरजेंसी के लिए ना लॉन्ग सर्वाइवल के लिए। लेकिन अब यही उनकी आखिरी उम्मीद था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कमांड मॉड्यूल ही वो आखिरी सहारा था जिसपे वो अर्थ के अंदर वापस एंटर हो सकते थे, क्योंकि यही वो पार्ट है जो सिर्फ हीट बर्दाश्त कर सकता था। इसलिए उन्होंने सारे के सारे कमांड मॉड्यूल को शट डाउन किया ताकि उसके अंदर ऑक्सीजन बची रहे और वो खुद वक्ती तौर पे लूनर मॉड्यूल के अंदर चले गए। लूनर मॉड्यूल के अंदर अपनी फुल चार्ज बैटरीज और ऑक्सीजन टैंक सही सलामत थे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ये सिर्फ 2 बंदों के लिए डिजाइन किया गया था, वो भी सिर्फ 2 दिन के लिए। ये इमरजेंसी के लिए बिल्कुल नहीं बना था और ये सिर्फ मून लैंडिंग के लिए था, तो इसमें सिर्फ 2 ही लोग रह सकते थे। अब प्रॉब्लम ये थी कि अब इसके अंदर 3 लोग रहेंगे, वो भी ज्यादा टाइम के लिए। लेकिन असली प्रॉब्लम सिर्फ जिंदा रहने की नहीं थी, वापस आना उससे भी ज्यादा मुश्किल था। स्पेस में अगर एक बार आप अर्थ से दूर निकल जाओ तो वापस आना सीधा रास्ता पकड़ लेने जैसा सिंपल नहीं होता। यहाँ हर चीज जैसे कि स्पीड, एंगल, टाइमिंग पर डिपेंड करती है और अगर इनमें से कोई एक चीज भी गलत हो जाए तो स्पेसक्राफ्ट या तो अर्थ मिस कर जाता है या फिर एटमॉस्फेयर में जलकर खत्म हो जाता है। अब नासा के इंजीनियर्स के पास 2 ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन ये था कि स्पेसक्राफ्ट को फौरन घुमाकर सर्विस मॉड्यूल में मौजूद इंजन चला दिए जाएं और सीधा अर्थ की तरफ वापस आया जाए। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा रिस्क था। ब्लास्ट भी इसी सर्विस मॉड्यूल में हुआ था और किसी को नहीं पता था कि मेन इंजन अब भी ठीक है या भी नहीं ठीक। अगर वो इंजन स्टार्ट करते और वो फट जाता तो सब कुछ ऐसे ही खत्म हो जाना था। इसलिए नासा ने दूसरा रास्ता चूज किया जो इसकी निस्बत सेफ था, क्योंकि नासा के लिए सिर्फ ये 3 लोगों की जान का सवाल नहीं था, ये उनकी रेपुटेशन का भी सवाल था। कोल्ड वार में फेलियर का मतलब है ग्लोबल एम्बेरसमेंट और ये डिसीजन सिर्फ पेपर पे ही असल में सिंपल लगता है, लेकिन उस वक्त 3 लोगों की जिंदगी इस पेपर पे डिपेंड कर रही थी। तो उन्होंने चूज किया एक ऐसा रास्ता जहां स्पेसक्राफ्ट अपनी ताकत पर नहीं बल्कि चांद की ग्रेविटी पर डिपेंड करता है। इसे कहते हैं फ्री रिटर्न ट्रेजेक्टरी, यानी स्पेसक्राफ्ट मून के गिर्द घूमकर उसकी ग्रेविटी यूज करते हुए वापस अर्थ की तरफ लौटा है। इसलिए नासा ने ऑप्शन 2 चूज किया।
मतलब आप सोच सकते हो मून की ग्रेविटेशनल फोर्स से इर्द गिर्द घूमना ताकि स्पेसशिप खुद ही अर्थ की तरफ अलाइन हो सके। लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट था। अपोलो 13 के ब्लास्ट के बाद ये परफेक्ट पाथ से थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया था। इसे पूरे चक्कर के बाद भी कुछ ना किया जाए तो वो अर्थ मिस कर जाता, या हमेशा के लिए स्पेस में गायब हो जाता। और एक और इम्पोर्टेंट बात, जो मेन इंजन सर्विस मॉड्यूल में था वो डैमेज होने का रिस्क था, इसलिए नासा ने लूनर मॉड्यूल को छोटा इंजन को यूज किया। लूनर मॉड्यूल के अंदर भी एक छोटा सा इंजन होता है जो कि मून से वापसी के वक्त इस्तेमाल किया जाता है। अब नासा का सारा सिस्टम इसके ऊपर डिपेंड करता था। और यहाँ से शुरू होता है पहला बर्न। ये बर्न 34 सेकंड्स का था, लेकिन असल में उनकी जिंदगी का फैसला था। अगर ये बर्न जरा सा भी गलत होता तो स्पेसक्राफ्ट सही ट्रैजेक्टरी पे कभी ना आ पाता, और अगर इंजन फेल हो जाता तो उनके पास कोई बैकअप भी नहीं था। लेकिन ये बर्न परफेक्टली एग्जीक्यूट हुआ और पहली दफा उनके पास वापस घर आने का एक रियल चांस था। जब वो मून के करीब से गुजरे तो वो इंसानी हिस्ट्री के सबसे ज्यादा दूर चले गए थे। तकरीबन 4 लाख किलोमीटर अर्थ से दूर थे। इसे कहते हैं द फार साइड ऑफ मून। यहाँ से तो अर्थ नजर भी नहीं आती। And you know, I've often said we were like three school kids looking into a candy store window. Our noses were pressed against the glass. We forgot the flight plan. You know, we're just watching those ancient old craters whistle on by because we were the first 3 people alive to see alive the backside of the moon. We had some pictures of it from unmanned spacecraft. ये एक रिकॉर्ड था जो कि 55 साल तक कायम रहा, और अप्रैल 2026 में ये रिकॉर्ड नासा ने ही ब्रेक किया। लेकिन ये भी सफर खत्म नहीं हुआ था। जब मून के इर्द से वो घूमकर वापस आए तो उन्हें एक और इम्पोर्टेंट बर्न करना था। ये बर्न ऑलमोस्ट 4 मिनट 23 सेकंड का था। इससे उनकी डायरेक्शन परफेक्टली अलाइन हो गई अर्थ के पास, और इससे एक और भी फायदा हुआ था कि उनका सफर 10 से 12 घंटे कम हो गया था। सेकंड मेजर बर्न के बाद भी स्पेसक्राफ्ट अब फाइनली अलाइन नहीं हुआ था जैसा कि साइंटिस्ट ने सोचा था, इसलिए उन्होंने एक और करेक्शन बर्न किया जो कि 14 सेकंड का था। There would be still another burn, a mid-course correction to get Apollo 13 into the narrow corridor through the atmosphere for a safe return to Earth. जब नासा ट्रैजेक्टरी फिक्स करने में लगा हुआ था तभी एक और ऐसी इनविजिबल प्रॉब्लम थी जो कि आहिस्ता आहिस्ता इनको मार रही थी, और वो थी कार्बन डाइऑक्साइड। इंसान जब सांस लेता है तो वो ऑक्सीजन इनहेल करता है और इसके बदले में कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करता है। अर्थ पर यह गैस तो एटमॉस्फेयर में मिक्सअप हो जाती है, लेकिन एक क्लोज स्पेसक्राफ्ट में ये चीज बहुत डेंजरस हो जाती है, क्योंकि वहां पर यही कार्बन डाइऑक्साइड आहिस्ता आहिस्ता जमा होने लगती है और फिर ये एक साइलेंट किलर का काम करती है। पहले तो हल्की फुल्की सी परेशानी होती है कि जैसे हेडेक हो गया, डिजीनेस हो गई, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता बंदा बेहोशी की हालत में पहुंचने लगता है और फिर उसकी मौत हो जाती है। इसलिए स्पेसक्राफ्ट और सबमरीन्स के अंदर स्पेशल फिल्टर्स लगाए जाते हैं जो कि हवा को साफ रखते हैं। अब मसला ये था कि लूनर मॉड्यूल में सिर्फ 2 लोगों की जगह थी और अब उसके अंदर 3 लोग थे, वो भी ज्यादा दिनों के लिए। यानी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपेक्टेड से बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही थी। नासा के इंजीनियर ने सोचा कि क्यों ना कमांड मॉड्यूल्स के फिल्टर्स को लूनर मॉड्यूल के फिल्टर से रिप्लेस कर दिया जाए, क्योंकि कमांड मॉड्यूल्स के फिल्टर्स ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड फिल्टर कर सकते थे। लेकिन इस चीज में भी एक प्रॉब्लम थी। नासा के इंजीनियर्स को बाद में पता चला कि लूनर मॉड्यूल्स के जो फिल्टर्स हैं वो अलग शेप के हैं एज कम्पेयर टू कमांड मॉड्यूल। कमांड मॉड्यूल के जो स्लॉट्स हैं वो स्क्वायर में थी, जबकि लूनर मॉड्यूल्स की स्लॉट जो है वो राउंड में थी। यानी सोल्यूशन तो मौजूद था लेकिन ये फिट नहीं हो रहा था। अब इन एस्ट्रोनॉट्स के पास अर्थ से तो कोई फिजिकल हेल्प के लिए जा नहीं सकता था, तो जमीन पे बैठे इंजीनियर्स ने डिसाइड किया कि सोल्यूशन सिर्फ उन चीज़ों से बनेगा जो कि एस्ट्रोनॉट्स के पास ऑलरेडी अवेलेबल है। और यहाँ से स्टार्ट होता है अपोलो 13 का सबसे आइकॉनिक मोमेंट। उन्होंने एक आइडिया डेवलप किया जो कि सुनने में भी आपको बहुत अजीब लगेगा। उन्होंने सोचा कि क्यों ना स्क्वायर फिल्टर को राउंड सिस्टम में फिट करने की तैयारी की जाए। तो उन्होंने देखा कि स्पेसक्राफ्ट में एस्ट्रोनॉट्स के इर्द गिर्द क्या चीजें अवेलेबल हैं। जवाब आया कि प्लास्टिक बैग्स हैं, कार्डबोर्ड है, डक्ट टेप और कुछ मैनुअल पेजेस हैं। मतलब कि सारी की सारी एवरीडे आइटम्स थी जो इमरजेंसी के लिए डिजाइन भी नहीं थी। नासा के इंजीनियर्स ने अर्थ पे बैठकर एग्जैक्ट इंस्ट्रक्शंस डिजाइन की, वो भी स्टेप बाय स्टेप, जो उन्होंने एस्ट्रोनॉट्स को बताई ताकि एस्ट्रोनॉट्स उसे रेप्लिकेट कर सकें। एस्ट्रोनॉट्स ने उन इंस्ट्रक्शंस को एग्जैक्टली फॉलो किया और उन लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ एक इम्प्रूव फिल्ट्रेशन सिस्टम बिल्ड कर लिया। ये परफेक्ट तो नहीं था, लेकिन इतना ज़रूर था कि जितना उन्हें जिंदा रखने के लिए काफ़ी था। यहाँ पर ये बहुत बड़ी बात इसलिए भी थी क्योंकि बगैर किसी एडवांस टूल के उन्होंने एक फिल्ट्रेशन प्लांट बना लिया था जो कि कुछ ऐसा And this is the scavenging hose, the exhaust hose, if you will, from the suit. And we just put the lithium hydroxide canister on the end of it, and it's not so easy to fasten on there. ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी और फिर कैबिन के अंदर एयर क्वालिटी आहिस्ता आहिस्ता स्टेबल होने लगी। लेकिन अभी भी प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई थी,
अब उनके सामने एक नया मसला आने लगा था, वो था पावर शॉर्टेज का। मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि स्पेसक्राफ्ट में इस धमाके के बाद पावर शॉर्टेज भी हो गई थी। पावर बचाने के लिए उन्होंने स्पेसक्राफ्ट के तमाम हीटर्स बंद कर दिए थे। अंदर का टेम्परेचर 3 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया था। इतनी ठंड थी कि कैबिन के दीवारों के अंदर पानी जमने लगा था। तो फिर आखिर सर्वाइव कैसे किया जाता? उन्होंने एक्स्ट्रा कपड़े पहने। आप यहाँ सोच रहे होंगे कि उन्होंने वो स्पेस सूट्स क्यों नहीं पहने जो कि इस तरह की चीज़ों के लिए डिज़ाइन होते हैं। तो इसका जवाब है कि उनमें पसीना आता है, जो कि ठंड में और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। वो सिर्फ इधर बैठ के ये ठंड बर्दाश्त ही कर सकते थे। जिम लोवेल ने बाद में बताया कि वहां इतनी ज्यादा ठंड थी कि ठंड में सोना भी नामुमकिन लग रहा था। अब उन्हें जिंदा रहने के लिए खाना और जो पानी चाहिए था वो भी कम था, क्योंकि फ्यूल सेल्स के डिस्ट्रक्शन के बाद पानी भी लिमिटेड था। हर एस्ट्रोनॉट को सिर्फ दिन में आधा ग्लास पानी मिल रहा था और खाने में उनके पास सिर्फ डिहाइड्रेटेड फूड था, लेकिन उसे बनाने के लिए भी गर्म पानी चाहिए होता है, जो कि उनके पास नहीं था। उन्होंने ज्यादातर ठंडा और खुश खाना पानी के साथ खाया। सोचो, इन 3-4 दिनों में इन 3 एस्ट्रोनॉट्स ने ऑलमोस्ट 14 kg वेट लूज किया। और शदीद ठंड और पानी की कमी और थकावट की वजह से तो एस्ट्रोनॉट फ्रेड हैस को किडनी इन्फेक्शन तक हो गया था। खैर, यहाँ तक तो कोई ना कोई जुगाड़ लगाकर उन लोगों ने अपनी जान बचा ली थी, लेकिन अब जो इससे आगे अगली आखिरी मुश्किल आने वाली थी उसका कोई भी जुगाड़ अवेलेबल नहीं था। और वो था कि ज़मीन पर वापस आने के लिए स्पेसक्राफ्ट के जिस हिस्से में वो भी हैं उनको वो वहीं स्पेस में छोड़ देना है, क्योंकि उसके अंदर हीट शील्ड नहीं है। और कमांड मॉड्यूल में वापस आना है जहां पर धमाका हुआ था, क्योंकि उसके अंदर हीट शील्ड है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि किसी को भी नहीं पता था कि उस हिस्से की हीट शील्ड अभी भी ठीक भी है या नहीं। खैर, अब री एंट्री का फेज आता है, जो कि हर स्पेस मिशन का सबसे खतरनाक स्टेज मानी जाती है। और अपोलो 13 के लिए तो ये और भी ज़्यादा रिस्की था। जब कोई स्पेसक्राफ्ट अर्थ के एटमॉस्फेयर में वापस एंटर होता है तो वो बहुत हाई स्पीड में मूव कर रहा होता है। अपोलो 13 भी ऑलमोस्ट 40,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर रहा था उस वक्त। ये इतनी हाई स्पीड है कि जब स्पेसक्राफ्ट एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आता है तो इसकी फ्रिक्शन इतनी ज़्यादा होती है कि इसकी वजह से बहुत इंटेंस हीट प्रोड्यूस होती है। ये हीट ऑलमोस्ट 2900 फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाती है, यानी ये इतनी ज़्यादा हीट है कि एक लोहा भी पिघल जाए। और यही वो पॉइंट होता है जहां हीट शील्ड असल में इन एस्ट्रोनॉट्स को प्रोटेक्ट करती है। इस फ्रिक्शन की वजह से स्पेसक्राफ्ट के चारों तरफ आग का गोला बन जाता है, जिसने तमाम रेडियो सिग्नल्स को ब्लॉक कर दिया, जिसे कहते हैं द ब्लैकआउट। During re-entry, the capsule will reach temperatures of 5,000 degrees. That will cause a communications blackout, which usually lasts 3 minutes. अब सब कुछ एक चीज पर डिपेंड करती थी, और वो ये थी कि क्या हीट शील्ड अब तक सही भी है या नहीं। पूरी दुनिया टीवी के सामने अपनी सांस रोक के खड़ी होती है। 3 मिनट गुजर जाते हैं, कोई आवाज़ नहीं आती। फिर 4 मिनट गुजर जाते हैं। नासा के इंजीनियर्स के मुताबिक सिर्फ 3 मिनट का ब्लैकआउट होना चाहिए था, लेकिन अब 4 मिनट गुजर जाते हैं। इंजीनियर्स अपना सर झुकाने लगते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हीट शील्ड शायद इतनी ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाई और उस वजह से कमज़ोर हो गई होगी। लेकिन अचानक 4 मिनट 27 सेकंड बाद रेडियो सिग्नल से एक आवाज़ आती है। ये आवाज़ सुनते ही नासा के मिशन कंट्रोल में खुशी का तूफान आ जाता है। लोगों ने देखा कि आसमान से 3 बड़े बड़े सफ़ेद और सूक्ष्म पैराशूट खुल चुके थे, जो उस टूटे फूटे स्पेसशिप को आराम से समुद्र में उतार रहे थे। 17 अप्रैल 1970 को अपोलो 13 सही सलामत वापस आ गया। अपोलो 13 को नासा का सबसे कामयाब नाकाम मिशन कहा जाता है। लेकिन अब आते हैं इस कहानी के सबसे इम्पोर्टेंट सवाल पर कि आखिर ये धमाका हुआ क्यों था? क्या ये सिर्फ बैड लक थी, या फिर ये फेलियर पहले से ही सिस्टम के अंदर छुप के बैठा हुआ था? खैर, असल कहानी शुरू होती है लॉन्च से 2 साल पहले, जब अपोलो 13 का ऑक्सीजन टैंक नंबर 2 पहले अपोलो 10 में यूज किया गया था और वो ग्राउंड टेस्टिंग के दौरान रिमूव करते वक्त गिर गया था। किसी ने इस चीज को उस वक्त सीरियसली नहीं लिया था। फिर मार्च 1970 में लॉन्च से पहले टेस्टिंग के दौरान टैंक के अंदर लिक्विड ऑक्सीजन भरा जाता है, लेकिन जब उसे रिमूव करने लगते हैं तो वो असल में कभी एम्प्टी नहीं होता। तो उधर इंजीनियर्स ने हीटर्स को ऑन करके ऑक्सीजन को बॉयल करने का फैसला किया, और यही थी उनकी सबसे बड़ी गलती। ये हीटर सिर्फ 28 वोल्ट के लिए डिज़ाइन था, लेकिन ग्राउंड सिस्टम 65 वोल्ट सप्लाई कर रहे थे, जिससे टैंक के अंदर की वायरिंग और इंसुलेशन आहिस्ता आहिस्ता जलने लगी थी और टेम्परेचर 500 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा पहुंच गया था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इसके बाहर जो टेम्परेचर गेज लगा हुआ था वो सिर्फ 29 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही रीड कर रहा था। इसलिए बाहर से तो सब नॉर्मल लग रहा था, लेकिन अंदर एक धमाका बन रहा था। खैर, जब बाद में इन्होंने इस सिस्टम को टेस्ट किया तो वो बिल्कुल सही चला, तो किसी ने भी इसको ख़तरनाक नहीं समझा और इस टैंक को मिशन के लिए अप्रूव कर लिया। फिर आई 13 अप्रैल 1970। ये वो वाला दिन था जब अपोलो 13 अपने मिशन के लिए निकला था। जब नासा के इंजीनियर्स ने एस्ट्रोनॉट्स को टैंक को स्टीयर करने का कहा तो वही डैमेज वायरिंग रिएक्ट कर गई।
इंसुलेशन कम्प्लीटली फेल हो गई और एक छोटी सी स्पार्क जनरेट हुआ होगा। और स्पेसक्राफ्ट के अंदर हाई प्रेशर ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में एक छोटा सा स्पार्क भी एक्सप्लोजन में बदल जाता है। प्रेशर बहुत ज़्यादा रैपिडली इंक्रीज हुआ और फिर एक वायलेंट एक्सप्लोजन हुआ। बाद में इन्वेस्टिगेशन में बात सामने आई कि ये एक सिंगल मिस्टेक नहीं थी, बल्कि डिज़ाइन फ्लॉज, टेस्टिंग एरर और अननोटिस डैमेज का चेन रिएक्शन था। लेकिन अपोलो 13 एक ऐसी कहानी थी जहां सब कुछ फेल होने के बाद भी 3 लोग बच गए थे। लेकिन हर कहानी का एंड इतना ही लकी नहीं होता। लेकिन कुछ मिशंस ऐसे भी होते हैं जहां से लोग कभी वापस नहीं आ पाते। और सबसे डिस्टर्बिंग बात पता है क्या होती है? उन्हें शायद बचाया भी जा सकता था, जैसे कर्स सबमरीन। लेकिन जहां आज तक सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था या कुछ और छुपाया जा रहा था, उसकी पूरी कहानी मैंने अपनी इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन की हुई है।